Good morning, dear student. Welcome you all at the platform of YouTube and in your channel that is Polity Life. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th में द फ्रेंच रेवोल्यूशन के सेकंड पार्ट की। ऑलरेडी इसकी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिस वीडियो में हमने कुछ कॉमन चीज़ें डिस्कस की थी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेवोल्यूशन, देन हमने लॉर्ड एक्टन की एक डेफिनेशन को एक्सप्लोर किया। फिर हमने टाइमलाइन की बात की कि व्हाट इज़ द टाइमलाइन ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशंस एंड द इनलाइटमेंट आइडियाज़, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी। फिर हमने बात की द प्लेस ऑफ बास्तिल की, और इसके बाद हमने बात की द मेन कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ऑलरेडी हमने कुछ पॉइंट को डिस्कस किया था। द वेरी फर्स्ट वन इज डिस्पोटिक रूल्स ऑफ लुइस 16। सेकेंड वन इज डिवीजन ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी, दैट इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेट। फिर हमने डिविजन्स में अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी में हमने अलग अलग तरीके से उनको वेरीफाई करने की कोशिश की। थर्ड वन हमने पढ़ा द सबसिस्टेंस क्राइसिस को पढ़ा, और फोर्थ वन इज इंस्पिरेशन फ्रॉम द फिलोसफर, कि कुछ दार्शनिकों के द्वारा रेवोल्यूशन को इंक्रीज़ करने की कोशिश की गई, एक्सप्लोर करने की कोशिश की, और ज़्यादा बेटर करने की कोशिश की गई। इट मीन्स लोगों में कहीं ना कहीं अवेयरनेस को अच्छे तरीके से फैलाने की बात की गई। तो आगे की जो स्लाइड्स है उनको आज हम रीड करने वाले हैं। दैट इज़ रोल ऑफ द मिडिल क्लास, यानी मध्य जो वर्ग था उसका रोल क्या रहा किसमें, जो रेवोल्यूशन हुई उसमें। यानी हम अगर मध्य वर्ग की बात करें किस तरीके से वो सामने आया, तो द 18th century विटनेस द एमर्जेंस ऑफ न्यू सोशल ग्रुप्स टर्म्ड द मिडिल क्लास। यानी 18वीं सदी की अगर हम बात करें तो 18वीं सदी के अंदर एक नए सामाजिक समूह का उदय होता है, जिसे हम मिडिल क्लास ग्रुप के नाम से जानते हैं। जनरली अगर इन लोगों की बात करें तो ये लोग कहीं ना कहीं ऐसे ग्रुप से बिलोंग करते थे जिनका काम ट्रेडर का काम था, या जो ऊनी कपड़े थे उनका काम हुआ करता था, और उन्हीं के बेस पे ये लोग क्या करते थे, इकोनॉमिक रिसोर्सेज को अर्न करते थे। यानी कहीं ना कहीं अगर इन लोगों की बात की जाए तो ये लोग कहीं ना कहीं कनेक्ट थे विद द थर्ड स्टेट एंड विद द फर्स्ट स्टेट। In addition to merchants and manufacturers, the third state included professionals such as lawyers and administrative officials. यानी अगर हम थर्ड स्टेट की बात करें तो कुछ ऐसे लोग थे जो प्रोफेशनल थे। इट मीन्स चाहे हम मर्चेंट्स की बात करें या मैन्युफैक्चरर्स की बात करें, या फिर बात की जाए कुछ प्रोफेशनल्स लॉयर्स की बात करें या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स की बात करें, यानी ये वो लोग थे जो कहीं ना कहीं एजुकेटेड थे, और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं उनका सोशल जो लेवल था वो काफ़ी हाई था। शायद यही रीज़न रहा कि ये लोग बहुत ईजिली समझ पाए द कंसेप्ट ऑफ द लिबर्टी, द कंसेप्ट ऑफ द फर्टर्निटी एंड द कंसेप्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। यानी इन लोगों को कहीं ना कहीं इस चीज़ का पता था कि इन सोसाइटी या जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ किसी भी टाइप का डिवीज़न नहीं होना चाहिए। इट मीन्स दिस ग्रुप बिलीव्ड इन द इक्वालिटी, बिलीव्ड इन द फ्रीडम्स और द फंडामेंटल राइट्स फॉर ऑल पीपल। ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड एंड बिलीव्ड दैट नो ग्रुप्स इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। यानी इस मिडिल जो ग्रुप जो अराइज हुआ उसका ऐसा मानना था कि सोसाइटी में किसी भी तरीके से किसी को खास अधिकार नहीं दिए जा सकते, चाहे वो उस पर्सन के पास स्पेशल पावर ही क्यों ना हो। इट मीन्स इन सोसाइटी ऑल पर्सन्स आर इक्वल, देर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, ऑन द बेसिस ऑफ किंगशिप, ऑन द बेसिस ऑफ हायरार्की सिस्टम। यानी इनका मानना था कि सोसाइटी में किसी को विशेष अधिकार देने का कोई औचित्य नहीं है, किसी को विशेष अधिकार ना दिए जाएं, बिकॉज एज ए ह्यूमन बीइंग ऑल पर्सन्स आर इक्वल। नेक्स्ट देखिए, द आइडियाज ऑफ दीज फिलोसफर्स वर डिस्कस इंटेंसफुली in saloons, coffee house and spread among people's
थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर। इट मीन्स कि इस अगर हम पार्ट की बात करें या मिडिल क्लास लोगों की बात करें तो वहाँ जनरली कुछ फिलोसफर्स की बातों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया गया। अगर मैं बात करूँ कि बाय द जीन जैक्स रूसो या जॉन लॉक या मॉन्टेस्क्यू कुछ बुक्स लिखी गई। टू ट्रीटीज़ ऑन गवर्नमेंट की बात कर सकते हैं, और टू ट्रीटीज़ ऑन गवर्नमेंट की बात करें तो उसमें बाय द लॉक राजा के जो देवीय जो सिद्धांत थे या निरंकुश जो सिद्धांत थे उनका खंडन किया गया। इट मीन्स कि कुछ लोगों ने कहा कि जो राजा होता है वो भगवान का भेजा हुआ एक दूत होता है और सारी की सारी पावर जो होती है वो राजा के पास होनी चाहिए। बट लॉक कहता है कि ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं है, भगवान ने किसी भी एक पर्सन को स्पेशल पावर नहीं दी है। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल रूल्स ऑल पर्सन्स आर इक्वल। सो हर किसी के साथ इक्वली बिहेव किया जाना चाहिए। किसी भी पर्सन को सारे अधिकार देना कोई ठीक बात नहीं है। वहीं अगर हम रूसो की बात करें तो उसने कहीं ना कहीं सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की। सोशल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी रिप्रेजेंटेटिव एंड दी पीपल। दोनों के बीच समझौता होना चाहिए और उस समझौते के जो रूल्स हैं वो सब लोगों पे लागू होने चाहिए, ऐसी बात की गई। देन वन अनदर फिलोसफर इज देयर दैट इज मॉन्टेस्क्यू, एंड मॉन्टेस्क्यू ने एक बुक लिखी द स्पिरिट्स ऑफ द लॉज। इस बुक में वो बात करता है डिविजन्स ऑफ पावर की। अकॉर्डिंग टू द मॉन्टेस्क्यू पावर इज डिवाइडेड अमंग इन द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। मॉन्टेस्क्यू तो यहाँ तक कहता है कि किसी भी सरकार के एक ऑर्गन के पास हद से ज़्यादा पावर नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स पावर शुड बी डिवाइडेड। बट देखिए क्या ऐसा पॉसिबल था? बट इन्हीं सब चीज़ों को डिस्कस किया गया बाय द पीपल्स। इन्हीं आइडियाज़ को प्रमोट किया गया कहाँ पे? सैलून्स के अंदर, कॉफ़ी हाउस में, और इवन तक कि न्यूज़पेपर और मैगजीन्स थी वहाँ भी इन आइडियाज़ को स्प्रेड किया गया by the news agency. These were frequently read aloud in groups for the benefits to those who could not read and write. यानी इवन तक कि ये बातें उन ग्रुप्स में भी हुई जहाँ लोगों को पढ़ना नहीं आता था, जहाँ लोगों को लिखना नहीं आता था। तो वहाँ कोई भी एक ऐसा पर्सन जिसको पढ़ना आता था तो वो लाउडली न्यूज़पेपर को, मैगजीन्स को या सच टाइप ऑफ आइडियाज़ को क्या करता, लाउडली स्पीक करता और दूसरे लोग उन बातों को सुनते, ताकि वो जो विचार हैं, वो जो आइडियाज़ हैं, वो जो फिलॉसफी है वो सब लोगों तक पहुंच पाए। कौन सी फिलॉसफी? स्टेट की फिलॉसफी, डिवीज़न ऑफ पावर की फिलॉसफी एंड द डिवाइन्स पावर ऑफ द किंग। इन सब की फिलॉसफी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की गई बाय द मिडिल क्लास। The news that Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expansions of the state guaranteed angers and protest against the system of privileges। यानी जब ऐसी बातें सुनने को मिली कि लुई 16 है वो बहुत जल्दी एक असेंबली बुलाने वाला है और उस असेंबली के अंदर लुई 16 है वो कुछ नए तरीके के जो टैक्सेशन है, कुछ नए तरीके के जो टैक्सेस हैं उनको इम्पोज करने वाला है, तो लोगों को लगा कि दिस इज़ रॉन्ग, ये ठीक नहीं है। प्रॉब्लम्स पहले ही बहुत हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस पहले ही बहुत हैं, और ऊपर से नए टाइप के टैक्सेस इम्पोज होने का मतलब लोगों की कमर टूटना। इसीलिए शायद लोगों ने राजा के अगेंस्ट रिवोल्ट शुरू कर दी। किंग के अगेंस्ट लोगों का जो एंगर था वो बाहर निकल कर सामने आया। नेक्स्ट वन इज द स्टेट जर्नल। In France, under the old regime, the monarch did not have the power to impose taxes according to his will alone, so he called the meeting of state journal। यानी कहीं ना कहीं अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के अंदर सिर्फ अगर राजा की बात करें या नियमों के हिसाब से हम बात करें तो अकेला राजा कोई भी टैक्स इम्पोज नहीं कर सकता था। इसके लिए राजा को कहीं ना कहीं जो स्टेट जनरल था उसकी असेंबली को, इसकी मीटिंग को बुलाना पड़ता था, और जब जनरल स्टेट की मंजूरी हो जाती थी तो फिर टैक्सेस को इम्पोज किया जा सकता था।
आप कहेंगे कि सर जर्नल स्टेट या स्टेट जर्नल है वो क्या है? जर्नल स्टेट इज ए पॉलिटिकल बॉडी एंड इन दिस बॉडीज ऑल थ्री ग्रुप्स आर देयर, द फर्स्ट, द सेकंड एंड द थर्ड। तीनों ही ग्रुप्स के जो मेंबर थे वो इस बैठक में हिस्सा लेते थे। स्टेट जर्नल एंड असेंबली ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म्स ऑल थ्री स्टेट्स टू शेयर देयर ग्रीवेंसेस। यानी स्टेट जर्नल एक असेंबली हुआ करती थी। स्टेट जर्नल एक पॉलिटिकल ग्रुप था जिसके अंदर तीनों स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो अपने आइडियाज शेयर करते थे, अपने व्यू शेयर करते थे, और उसी के बाद कोई भी लॉज जो था उसे इम्प्लीमेंट किया जाता था, उसे पास किया जाता था। द लास्ट टाइम इट वॉज कॉल्ड इन 1614, यानी इससे पहले अगर कभी मीटिंग बुलाई गई थी तो वो साल था 1614, यानी 1614 के अंदर इससे पहले ये मीटिंग बुलाई गई थी और उसके बाद अब मीटिंग बुलाई जा रही थी। इट मीन्स मीट ऑन 5th of May 1789 एट वर्साइल टू डिस्कस द न्यू टैक्स स्ट्रक्चर प्रपोजल। यानी अब एक नई मीटिंग बुलाई गई, किसके लिए? टैक्सेशन के अमेंडमेंट को लेकर, टैक्सेशन के अमेंड को लेकर, चेंजेस को लेकर, अल्टेयर को लेकर, कि नए तरीके के जो टैक्स हैं वो इम्पोज कर रहे हैं। उसके लिए मीटिंग डिसाइड की गई ऑन द डेट ऑफ द 5th of May 1789। अनफेयर वोटिंग प्रैक्टिस लेड टू मोर एंगर्स एज ईच स्टेट हैड वन वोट। यानी इसके साथ साथ देखिए कुछ मीटिंग बुलाई गई, उसके बाद भी प्रॉब्लम्स आई। अब प्रॉब्लम्स क्या आई देखिए, जिस भी भवन के अंदर, जिस भी प्लेस के अंदर मीटिंग होनी थी उसमें जनरली अगर हम बात करें स्टेट की, फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट जो था उन्हें बैठने के लिए जगह दी गई, प्लस 300 यानी 300 रिप्रेजेंटेटिव जो थे उनके लिए बैठने की जगह बनाई गई। बट अगर हम थर्ड स्टेट की बात करें तो थर्ड स्टेट्स हैविंग 600 रिप्रेजेंटेटिव जिनको बैठने के लिए जगह न देकर फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के बिहाइंड या उनके पीछे खड़ा किया गया। फीमेल्स की बात करें, फार्मर्स की बात करें तो उनको बिल्कुल कंप्लीटली डिनाई किया गया कि वो मीटिंग का हिस्सा नहीं बनेगी। बट उसके बाद भी उनके द्वारा जो भेजे गए जो लेटर्स थे नियर अबाउट 40,000 यानी 40,000 पत्रों के माध्यम से उन लोगों की जो डिमांड थी उनको 600 पीपल थे यानी थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो इन डिमांड्स को लेकर आए थे। आगे देखिए, When the king rejected the proposal of one person one vote, members of the third state walked out of the assembly in protest। यानी जब मीटिंग हुई तो थर्ड स्टेट ने अपनी डिमांड्स रखी और जब अपनी डिमांड्स रखी गई उनमें से एक डिमांड थी दैट इज वन वोट वन पर्सन एंड वन वैल्यू। इस डिमांड को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया गया बाय द फर्स्ट स्टेट एंड बाय द सेकंड स्टेट, या यूं कह लीजिए कि बाय द किंग इस बात को बिल्कुल डिनाई कर दिया गया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, इस तरीके की कोई भी डिमांड नहीं मानी जाएगी। सो थर्ड जो स्टेट था उन्हें गुस्सा आता है एंड दे वॉक आउट द असेंबली, वो असेंबली से खड़े होकर चले जाते हैं, यानी वो असेंबली के रूल्स को, असेंबली के कंसेप्ट को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अब असेंबली छोड़ने के बाद में देखिए कुछ नई चीज़ें सामने आती है थर्ड स्टेट की, और थर्ड स्टेट के जो लोग हैं वो ऑन द डेट ऑफ 20th of June को वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर वो कुछ प्रपोजल रखते हैं। ऑन द डेट ऑफ 20th of June 1789 द थर्ड स्टेट इस्टेब्लिश द नेशनल असेंबली प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ मोनार्की एंड द स्टार्ट टू रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। यानी 20 जून 1789 को थर्ड स्टेट के जो लोग हैं वो टेनिस कोर्ट में इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर इस बात की ओथ लेते हैं, इस बात की शपथ लेते हैं कि आने वाले भविष्य के अंदर वो जो नेशनल असेंबली है उसकी स्थापना करेंगे, राजा की जो पावर है उसको ख़त्म करेंगे और इसके साथ साथ एक इस तरीके की सरकार बनाएंगे जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होगी, यानी गवर्नमेंट जो होगी वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स काम करेगी, मीन्स रूल के अकॉर्डिंग ही सारा काम किया जाएगा। टेनिस कोर्ट ऑथ द डेलीगेट्स टुक एन ओथ टू स्टे इनसाइड द इंडोर टेनिस कोर्ट्स अंटिल दे मेड ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस। इवन तक कि टेनिस कोर्ट के अंदर
जो लोग थे उनके द्वारा ये शपथ ली जाती है कि वो अपने देश के लिए, फ्रांस के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप करेंगे, और जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता वो टेनिस कोर्ट के अंदर ही स्टे करेंगे। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं उनके रिप्रेजेंटेटिव लगातार कोशिश करेंगे कि उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया जाए। दे वर लेड बाय दी मोराबे एंड आबेसिया। इट मीन्स कि जो टेनिस कोर्ट था उसके अंदर जो भी गैदरिंग की गई, जो भी लोग थे, उनका नेतृत्व करने वाले उनके लीडर्स की अगर बात करें तो मोराबे और आबेसिया नाम के दो जो पर्सन थे वो दोनों ही इनको लीड कर रहे थे। मोराबे was born in a noble family but was convicted of the need to do away with the societies of feudal privileges। मोराबे की अगर बात करें तो वो कहते हैं कि उनका जन्म जो था वो एक कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन उसके बाद भी उनका ऐसा मानना था कि किसी भी व्यक्ति को खास अधिकार नहीं दिए जाने चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। उनका मानना था कि सब लोगों को एक ही तरीके के अधिकार मिले, किसी के साथ राइट्स को लेकर, फंडामेंटल राइट्स को लेकर किसी भी तरीके की जो डिस्क्रिमिनेशंस हैं वो नहीं होनी चाहिए। आबेसिया ओरिजिनली ए प्रीस्ट wrote an infernal complaints called what is the third state। यानी आबेसिया की बात करें तो वो ओरिजिनली एक प्रीस्ट थे, एक पादरी थे। उनके द्वारा एक अत्यधिक प्रचार या पुस्तिका लिखी जाती है, और जो पुस्तिका लिखी जाती है जनरली उसे उस टाइम कंप्लेंट बोला गया, जिसके अंदर वो जिक्र करते हैं, बात करते हैं थर्ड स्टेट की कि व्हाट इज़ थर्ड स्टेट, यानी तीसरा स्टेट क्या है। इन सब बातों को जिक्र किया जाता है, इन सब बातों को डिस्कशन किया जाता है असेंबली में, और उसके बाद में कहीं ना कहीं इन लोगों के द्वारा रेवोल्यूशन का जो प्लान है वो प्रिपेयर किया जाता है। तो देन इसी के साथ क्या होता है कि रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है, द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। इट मीन्स रेवोल्यूशन की शुरुआत। प्रॉब्लम्स ऑफ द कॉमन मासेस, यानी ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम्स क्या थी, और उन्हीं प्रॉब्लम्स को बेस बनाकर रेवोल्यूशन की शुरुआत की गई। द वेरी फर्स्ट वन इज़ बैड हार्वेस्ट। इट मीन्स बाय द फार्मर्स जो प्रोडक्शन होनी थी वो नहीं हो पाई ड्यू टू दी रेनफॉल, हैवी रेनफॉल होता है, और उसकी रीज़न बीइंग बहुत सारी जो फसल है वो ख़राब हो जाती है, और कहीं ना कहीं जितनी प्रोडक्शन डिज़ायर थी उतनी प्रोडक्शन नहीं हो पाती, तो कहीं ना कहीं फार्मर्स का टैक्स पे कर पाना भी मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ राइजिंग ब्रेड प्राइस, यानी जो फूड ग्रेन्स या फूड या पावर रोटी की बात करें तो उसका प्राइस बहुत हाई हो जाता है। सो कहीं ना कहीं जो पुअर फैमिलीज थी या मिडिल क्लास की बात करें या थर्ड स्टेट की बात करें, उनके लिए इम्पॉसिबल था कि वो अपनी नीड्स एंड वांट्स को भी कंप्लीट कर पाएँ, बिकॉज इन थर्ड स्टेट्स पीपल्स आर नॉट वेरी रिच, कॉमन पर्सन थे। अब जब कॉमन पर्सन्स होंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनके लिए अपनी नीड को पूरा कर पाना एक मुश्किल टास्क होगा। थर्ड वन इज लॉन्ग क्यूज एंड वेटिंग आवर्स इन फ्रंट ऑफ फूड्स शॉप्स, यानी अगर जिन दुकानों पे, अगर फूड की बात करें, जिन दुकानों पे जो भोजन मिलता था उनकी अगर मैं बात करूं तो वहाँ भी प्रॉब्लम्स थी। अगर कोई फूड लेने के लिए जाता, कोई पावर रोटी लेने के लिए जाता तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती, लाइन्स में लोगों को खड़ा रहना पड़ता, और घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद भी उन्हें फूड नहीं मिलता। और शायद इसी रीज़न बीइंग जो फीमेल थी, जो स्मॉल एज के जो बच्चे थे, वो गुस्से में आते हैं और गुस्से में आकर दुकानों के ऊपर धावा बोल देते हैं। आफ्टर स्टैंडिंग इन क्यूज फॉर ए लॉन्ग आवर द वीमेन स्टॉर्म्ड द शॉप्स। इट मीन्स महिलाएं घंटों तक खड़ी रहती है, उसके बाद भी उनको राशन, उनको फूड ग्रेन्स नहीं मिलता, इसलिए वो महिलाएं दुकानों के ऊपर धावा बोल देती है। Unawares of the subject problems of the king ordered the troops to move into Paris। अब देखिए दूसरी तरफ सम्राट की सेना की बात करें तो किंग जो है वो ऑर्डर दे देता है अपनी आर्मी को कि वो पेरिस के अंदर जाए और जाकर जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट किया जाए, जो सिचुएशंस है उसको ठीक किया जाए। और उसी टाइम अगर मैं टाइम की बात करूँ, द 14th of July 1789 द एगिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉय द बास्टिल। यानी लोग बहुत एगिटेशन में होते हैं, गुस्से में होते हैं, एंगर में होते हैं, और वो राजा का जो प्लेस था
जो जेल थी बास्तिल, उसके ऊपर अटैक किया जाता है और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। नाउ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रेवोल्यूशन, यानी जो रेवोल्यूशन हुई उसकी क्या क्या क्षेत्राधिकार थे, क्या कुछ उसके अंदर बातें हुई। द फर्स्ट वन इज लुई 16 कुड नॉट सप्रेस हिज रिवॉल्टिंग सब्जेक्ट्स। Second one is recognizing the National Assembly, accept the principles that his power would forms now on would be checked by the Constitution. 4th of August 1789 National Assembly abolished the feudal systems of obligations and taxes. Members of the clergy had to given up their privileges, teeth were abolished, and land owned by the church were confiscated, resulting in a collision of at least 2 billion libra. It means देखिए कि जब इस तरीके की रिवोल्ट होती है तो जो विद्रोही जो प्रजा थी वो क्या करती है, लुई 16 को असेंबली की मान्यता को रद्द कर देती है या मानती है कि जो किंग है उसे हटा दिया जाएगा और अब पूरा का पूरा जो कंट्रोल होगा वो नेशनल असेंबली का होगा। इट मीन्स कि अब किंग के ऊपर राजा के पास अपनी कोई पावर नहीं होगी, राजा को काम करना होगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू द लॉस। और इसी चीज़ को देखते हुए ऑन द डेट ऑफ 4th of August 1789 एट द नाइट असेंबली ने जो टैक्सेस थे, जो ड्यूटीज़ थी, उन सब चीज़ों के उन्मूलन को, उन सब चीज़ों के अबोलिशन को, उन सब चीज़ों के खात्मे की जो अनाउंसमेंट थी वो कर दी गई। इसके साथ साथ बात की गई कि जो भी स्पेशल राइट्स दिए गए हैं वो स्पेशल राइट्स हैं वो अब ख़त्म किए जाएंगे। किसी भी धर्म के नाम पे, किसी भी तरीके के रीजन के बेस पे कोई भी टैक्स जो है वो इम्पोज नहीं किया जाएगा। इट मीन्स देयर इज़ नो राइट ऑन द बेसिस ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ द बर्थ। जन्म के आधार पे कोई भी विशेष अधिकार नहीं दिए जाएंगे। अब भूमि पे लगने वाला जो टैक्स था उसे अबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, कम से कम 2 लिब्रे की जो संपत्ति थी वो सरकार के हाथ में आ गई थी इस टाइम तक। नेक्स्ट वन इज़ फ्रांस बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अगर हम बात करें कि अब पूरा का पूरा जो कंट्रोल था वो असेंबली के पास आ गया था और फ्रांस में एक नए तरीके की जो गवर्नमेंट थी वो सेटअप हो चुकी थी, दैट इज़ संवैधानिक राजतंत्र। इन द ईयर ऑफ 1791 द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी 1791 में नेशनल असेंबली के द्वारा संविधान को पूरी तरीके से बना लिया जाता है। द मेन ऑब्जेक्टिव टू लिमिट्स द पावर ऑफ द मोनार्क, यानी नेशनल असेंबली का जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया उसकी मेन जो बात थी वो ये थी कि अब क्या होगा, राजा की पावर को लिमिट में करना है, राजा के पास एक्सेस पावर नहीं होगी। पावर्स वर टू बी शेयर्ड बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, यानी अब जो पावर होगी उसका डिवीजन किया जाएगा अकॉर्डिंग टू दी पावर शेयरिंग, पावर शेयर्ड बिटवीन दी ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट और द पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट और लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। इट मीन्स इन दी ऑर्गन्स ऑफ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। फ्रांस वाज इस्टेब्लिश एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी फ्रांस के अंदर अब संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ चुकी थी। राजा जो होगा वो संविधान के नियमों के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। लॉज मेड बाय द नेशनल असेंबली, यानी जो कानून होंगे अब वो बनाए जाएंगे किसके द्वारा, नेशनल असेंबली के द्वारा। New divisions of society, it means societies are divided into 2 parts. One is active citizen and the second one is non-active or passive citizen. Active citizen वो citizen कहलाए जिनको right to vote का अधिकार था और passive citizen वो लोग कहलाए जिनको right to vote का अधिकार नहीं था। क्राइटेरिया टू बी एन एक्टिव सिटीजन, कि एक एक्टिव सिटीजन होने के लिए, राइट टू वोट का अधिकार लेने के लिए क्या क्या रूल्स होंगे। द वेरी फर्स्ट वन इज जेंडर रिस्ट्रिक्शंस। द राइट टू वोट और द पॉलिटिकल राइट ओनली
गिवन बाय टू दी मेन, यानी सिर्फ मनुष्य या मेल पर्सन को ही राइट टू वोट का अधिकार दिया गया, फीमेल्स को और दूसरे लोगों को बिल्कुल डिनाई किया गया। एज रिस्ट्रिक्शंस शुड बी अबव द एज ऑफ 25, यानी जिसकी एज 25 साल या 25 साल से ऊपर होगी सिर्फ उसी पर्सन को राइट टू वोट का अधिकार दिया जाएगा, बाकी लोगों को नहीं। मैनेटरी रिस्ट्रिक्शंस की अगर बात करें या मनी पॉलिसी की बात करें, शुड बी एबल टू पे टैक्सेस इक्वल टू एट लीस्ट 3 days ऑफ द लेबर्स वीच, यानी एक पर्सन जब तक अपनी टोटल पे की बात करूं उसमें से 3 दिन का जो पैसा है वो एज ए टैक्स पे नहीं करेगा, तब तक उसे पॉलिटिकल राइट या राइट टू वोट का अधिकार नहीं मिलेगा। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द पैसिव सिटीजन और नॉन एक्टिव सिटीजन, रिमेनिंग मेन, all women's, children and youth under the age of 25 years were classified as passive citizen or non-active citizen. It means कि बहुत सारे दूसरे मेल पर्सन को, बहुत सारी महिलाओं को, इसके अलावा बहुत सारे चिल्ड्रंस को और ऐसे यूथ जिनकी एज अभी तक 25 नहीं हुई थी, उनको राइट टू वोट का अधिकार नहीं दिया जाता। इट मीन्स उनको राइट टू वोट के अधिकार से वंचित रखा जाता है, उनको अधिकार नहीं दिया जाता। न्यू डिविजन्स ऑफ सोसाइटीज इन दी पॉलिटिकल सिस्टम्स ऑफ 1791, इट मीन्स जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर्स, इट मीन्स पावर आर डिवाइड ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। जुडिशरी अपना काम करेगी, एग्जीक्यूटिव में किंग और मिनिस्टर्स होंगे, लेजिस्लेचर के अंदर नेशनल असेंबली होगी जिसके अंदर टोटल 745 मेंबर्स होंगे और 745 जो मेंबर्स होंगे they are known as representative of the people and they were elected by the electoral college or the voters। अगर वोटर्स की बात करूं तो वोटर्स की बात अभी हमने की थी। एट दैट टाइम इन फ्रांस नियर अबाउट 4 million वोटर्स आर देयर आउट ऑफ 28 million पॉपुलेशन। वोटर्स को भी आगे पॉपुलेशन को आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन, जिनके बारे में अभी हमने बात की। लॉज मेड बाय द नेशनल असेंबली, यानी कानून जो बनाया गया वो नेशनल असेंबली के द्वारा बनाया गया। डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद ए डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। संविधान के द्वारा एक शुरुआत की गई, डिक्लेरेशन की गई, और डिक्लेरेशन जो की गई उसमें बात की गई ह्यूमन बीइंग के राइट्स के बारे में, ह्यूमन बीइंग के मौलिक अधिकारों के बारे में, या एक देश का जो सिटीज़न होगा उसके लिए क्या क्या अधिकार होंगे। राइट्स सच एज द राइट टू लाइफ, फ्रीडम्स स्पीच, फ्रीडम्स ओपिनियंस, इक्वालिटी बिफोर द लॉ वॉज इस्टेब्लिश एंड नेचुरल्स एंड इनेबल्स राइट्स। इट मीन्स जो ह्यूमन बीइंग को राइट्स दिए जाएंगे, राइट टू लाइफ की बात करें, फ्रीडम की बात करें, स्पीच की बात करें, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन की बात करें, इक्वालिटी बिफोर द लॉज की बात करें, तो ये सारे जो राइट्स थे वो सिटीजन्स को दिए गए। बट उसके बाद भी कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को राइट्स नहीं दिए गए, और अगेन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एक बड़ी भूल करती है जो प्रिपेयर करती है आने वाली रेवोल्यूशन को। दीज राइट्स बिलोंग टू ईच ह्यूमन बींग्स बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे, कि ये सारे जो राइट्स हैं वो एक ह्यूमन बीइंग को बाय बर्थ मिलेंगे, और बाय बर्थ अगर ये मिलेंगे तो इन्हें कोई भी नहीं छीन पाएगा। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू सिक्योर सच टाइप ऑफ राइट्स ऑफ द सिटीजन। इट मीन्स इन द टेरिटरी ऑफ द स्टेट, ए स्टेट प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजन। राज्य की सीमाओं के अंदर राज्य का ये दायित्व बनता है कि वो लोगों के अधिकारों की रक्षा करे। द पॉलिटिकल सिंबल, some political symbols are there. The very first one is broken chain. जो broken chain है वो सिंबल है किसका, कि एक पर्सन जो है वो अपनी लिमिटेशन को क्रॉस कर गया है, उसने अपनी फ्रीडम को गेन कर लिया है। सेकंड वन इज़, आप देख पा रहे होंगे कि एक एरो है और उसके अंदर बहुत सारे जो स्टिक्स है उनको बांधा गया है। इस मीन्स छड़ों का छड़ीदार गट्ठा, यानी किसी भी एक लकड़ी को तोड़ना बहुत ईजी होता है। इफ़ वी आर स्ट्रेंथ या वी मेक ए कॉलिजन, वी मेक ए ग्रुप, तो हमें तोड़ना मुश्किल होगा। उसके बाद में एक ट्रायंगल शेप में आइज़ है। आइज़ जो है वो कहीं ना कहीं शो कर रही है नॉलेज को, और उसके चारों ओर जो रेस है, सन रेस है, वो शो कर रही है अवेयरनेस को।
नेक्स्ट वन इज द सिंबल ऑफ द राजशाही, यानी राजदंड की बात करें, शाही सत्ता का प्रतीक है। थर्ड वन इज ए रिंग, एक रिंग है, एक जो सांप है अपने पूंछ को उसने अपने मुंह में लिया हुआ है। इट मीन्स इट इज़ द सिंबल ऑफ इक्वालिटी, इट इज़ द सिंबल ऑफ स्टार्टिंग एंड एंड। इट मीन्स एक ऐसी शुरुआत जिसका कोई अंत नहीं होता और एक ऐसा अंत जिसकी कोई शुरुआत नहीं होती। थर्ड वन इज रेड फ्राइजियन कैप, यानी दासों के द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी, यानी रेड कलर की ये टोपी थी और ये सिंबल थी फ्रीडम का, ये सिंबल थी लिबर्टी का। नेक्स्ट वन इज जो फीमेल है उसको कलर को पर्सोनिफाई किया गया है इन ट्राई कलर, दैट इज ब्लू, वाइट एंड रेड। इट इज द नेशनल फ्लैग ऑफ द फ्रांस। थर्ड वन इज पर्सोनिफिकेशंस ऑफ लॉस, एक फीमेल है उसे डैने वाली फीमेल की अगर बात करें एक एंजल के रूप में दिखाया गया है। इट इज़ द पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉस। नेक्स्ट वन इज दो टैबलेट्स दिखाई गई हैं, दोनों इक्वल है। इट मीन्स रूल ऑफ लॉ, यानी कानून का शासन। यानी ये सारे के सारे सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है और इन सिंबल को कहीं ना कहीं हमेशा बहुत बार पूछा गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट पार्ट के साथ, दैट इज़ पार्ट नंबर 3। तो यूं ही मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।